हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनारस यानी वाराणसी की एक ऐसी सच्ची और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जो हकीकत और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच की उस बारीक सी लाइन को पूरी तरह मिटा देती है। हम एक एक करके सारे तथ्यों को जोड़ेंगे और इस खौफनाक सफर की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को डिकोड करना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब आधी रात का एक छोटा सा मामूली सा मजाक अनजाने में किसी बहुत ही खौफनाक रहस्य को जगा दे। ये कोई फिल्मी बात नहीं है। जब कोई अपनी हदों को पार करके किसी अनजानी अनदेखी दुनिया में दखल देता है ना, तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये कहानी उसी बात का एक जीता जागता और बहुत ही डरावना सबूत है। तो आइए सबसे पहले सेट करते हैं इस कहानी का बैकग्राउंड। भाग 1, हॉस्टल में आगमन। हमारी मुख्य किरदार का नाम है स्वरा। स्वरा भीड़भाड़ से थोड़ा दूर वाराणसी के खोजवा इलाके में एक बिल्कुल नए बने हॉस्टल में शिफ्ट होती है। नया माहौल था, नई शुरुआत थी, लेकिन इस नई जगह की दीवारों के पीछे क्या इंतजार कर रहा था, इसका अंदाजा लगाना उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन था। अब आगे बढ़ने से पहले इस बिल्डिंग का लेआउट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी घटनाएं इसी पर टिकी हैं। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वहां हॉस्टल मालिक का अपना परिवार रहता था और साथ ही श्रद्धा और 2 सीनियर्स कृतिका और सौम्या रहती थीं। अब आते हैं ऊपरी मंजिल पर। वहां सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक था स्वरा का डबल सीटर कमरा और दूसरा था एक बहुत बड़ा 8 सीटर कमरा जो बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। इसके अलावा एक खुला आंगन, एक बंद किचन और कांच के दरवाजे वाली बैल्कनी थी। इस ऊपरी मंजिल के खाली कमरे को जरा ध्यान में रखिएगा। स्वरा कोई आम कॉलेज स्टूडेंट जैसी नहीं थी। उसकी दिनचर्या बहुत ही सख्त और आध्यात्मिक थी। रोज सुबह जल्दी उठना, नियम से हरि स्तोत्र का पाठ करना और हर गुरुवार को तुलसी मानस मंदिर जाना, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था। सच तो ये है कि यही आध्यात्मिकता आगे चल के स्वरा के लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ढाल और एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होने वाली थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। भाग 2, आधी रात का प्रैंक। एक रात हॉस्टल की चारों लड़कियां ऊपरी मंजिल के उसी खाली 8 सीटर कमरे में हॉरर फिल्म देखने के लिए इकट्ठा हुईं। और सच कहूं तो अनजाने में ही सही, उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया था। यहाँ देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी भौतिक दुनिया का एक छोटा सा मजाक पैरानॉर्मल दुनिया में एक खौफनाक रूप ले लेता है। हुआ ये कि स्वरा ने मजाक में बेड के नीचे छिपके लड़कियों को डराया, बस एक आम सा प्रैंक। लेकिन अगली ही रात बाकी लड़कियों ने जो महसूस किया वो कोई इंसानी मजाक नहीं था। अचानक खिड़कियों का अपने आप खुलना, भारी कदमों की आवाज आना और सबसे डरावनी बात, स्वरा की ही आवाज में किसी और का उन्हें पुकारना। ये सीधा सीधा एक अलौकिक शक्ति का पलटवार था। और फिर स्वरा ने वो गलती कर दी जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उसने छत पर खड़े होकर कहा, जो कोई भी था आकर मुझसे भी मिलो। तुमने उन सबको अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, मैं भी उसे महसूस करना चाहती हूँ। पैरानॉर्मल दुनिया के नियमों के हिसाब से देखें तो इस तरह का खुला निमंत्रण देना एक तरह का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। किसी अदृश्य शक्ति को ऐसे बुलाना, उसे अपने सबसे करीब आने की इजाजत देना है। और उस अंधेरे ने स्वरा के इस इन्विटेशन को तुरंत स्वीकार कर लिया। इस एक गलती के बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। भाग 3, खौफ का बढ़ना। उस घातक निमंत्रण के बाद जो हॉस्टल पहले शांत था, उसका माहौल अचानक से बेहद आक्रामक और दमघोटू हो गया। अगर हम इस खौफ की टाइमलाइन को देखें तो ये एस्केलेशन डरा देने वाला है। पहली रात स्वरा को अपने बाथरूम के दरवाजे के ठीक बाहर किसी की बहुत भारी सांसों की आवाज आती है। दूसरी रात बालकनी में टंगी सफेद चादर के नीचे किसी की कटे हुए पैर दिखाई देते हैं। हालात इतने खराब हो गए कि तीसरे दिन सीनियर्स कृतिका और सौम्या इतनी बुरी तरह बीमार पड़ी कि उन्हें तुरंत हॉस्टल छोड़ना पड़ा। और 5वें दिन तक आते आते तो श्रद्धा बेहोश ही हो गई। वो काली शक्ति अब पूरी बिल्डिंग को अपने गिरफ्त में ले चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला पल वो था जब स्वरा को रात के घुप अंधेरे में अपने पास वाले खाली बिस्तर से ये आवाज आई, स्वरा इतनी चिंता मत करो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि वो शक्ति बहुत ही खतरनाक तरीके से स्वरा के साथ एक नज़दीकी, एक इंटिमेसी बनाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ आकर एक सवाल जहन में गूंजता है, आखिर इस हॉस्टल का वो काला सच था क्या? इस नई सी दिखने वाली बिल्डिंग में ऐसा क्या हुआ था जो अब इतना खौफनाक रूप ले चुका था? जवाब वहीं आसपास ही मौजूद था, बस उसका बाहर आना अभी बाकी था।
और फिर होता है असली खुलासा। भाग 4, काले सच का पर्दाफाश। खौफ और हताशा से भरी स्वरा ने पड़ोस की छत पर खड़े एक लड़के से बात की, और उस पड़ोसी ने जो सच बताया, उसने हॉस्टल की जमीन के नीचे दबे उस गहरे और काले राज से पूरी तरह पर्दा उठा दिया। उस लड़के ने बताया कि वो जगह पहले लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का हॉस्टल हुआ करती थी, और वहां एक छात्र ने बहुत ही दुखद तरीके से अपनी जान दे दी थी। अब पुलिस केस और बदनामी से बचने के लिए वहां के असली मालिक ने तुरंत वहां भारी तोड़फोड़ और कंस्ट्रक्शन का शोर शराबा शुरू करवा दिया ताकि मामला दब जाए। यही वजह थी कि पूरा आस पड़ोस इतनी अजीब खामोशी बनाए रखता था। और फिर वर्तमान मालिकों ने उसी शापित कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को किराए पर लिया और उसे लड़कियों का हॉस्टल बनाकर एक बहुत भयानक गलती कर दी। अगर हम शुरुआत से मिले इशारों को कनेक्ट करें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। हॉस्टल मालिक के अंकल का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मालिकों के हिसाब से महज एक इत्तेफाक था, लेकिन असल में वो उस आत्मा का पलटवार था। कंस्ट्रक्शन के दौरान बार बार दीवारों का गिरना खराब ईंट सीमेंट का नतीजा नहीं था, बल्कि वो आत्मा उस बदलाव का विरोध कर रही थी। और वो शांत पड़ोस, वो कोई शांतिप्रिय इलाका नहीं था, बल्कि वहां के लोग उस मनहूस जगह से दूरी बनाए रखना चाहते थे। सुराग हर जगह थे, बस उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। भाग 5, घबराहट में पलायन। जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गए और स्वरा ने वहां से भागने की कोशिश की, तो उस शक्ति ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। स्वरा जब मदद के लिए अपने पिता को कॉल कर रही थी तो उसका फोन बहुत ही अजीब तरीके से ग्लिच करने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि स्वरा के पिता को तुरंत कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। स्वरा के पिता, जो खुद बहुत ध्यान और साधना करते थे, उन्होंने मीलों दूर बैठे हुए भी उस भयानक खतरे को भांप लिया। उन्होंने तुरंत कुछ बहुत ही सख्त इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स दिए। पहला, बिना रोके हनुमान चालीसा का पाठ करना। दूसरा, 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं रहना, हमेशा श्रद्धा के साथ चिपके रहना। और तीसरा, सुबह की पहली किरण के साथ ही हॉस्टल खाली कर देना। उनकी इसी आध्यात्मिक समझ ने उस रात स्वरा के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया था। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सुबह लड़कियां हॉस्टल छोड़ रही थीं, तब भी मालिक अपनी जिद पर अड़े थे और सच को झुठला रहे थे। और तभी आत्मा का गुस्सा फूट पड़ा। जो मालिक लगातार बहस कर रहे थे, बीच वाक्य में ही उनकी आवाज उनके गले में अटक गई। वो एक शब्द नहीं बोल पाए, और उनके बेटे को अचानक ऐसा दर्द उठा जैसे कोई उसका सिर कुचल रहा हो। ये उस आत्मा का उन लोगों पर सीधा फिजिकल अटैक था जो इतने वक्त से उसके अस्तित्व को ही नकार रहे थे। भाग 6, रोंगटे खड़े कर देने वाला अंजाम। इस हॉस्टल से बच निकलने के सालों बाद भी इस कहानी के धागे पूरी तरह नहीं सुलझे थे। फिर आता है साल 2025, जब स्वरा अचानक बाजार में उसी हॉस्टल मालिक के बेटे से टकराती है, और तब जाकर इस पूरी पजल का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर बैठता है। उस बातचीत से पता चला कि एक पंडित जी ने इस पूरे मामले का एनालिसिस किया था, और उनका निष्कर्ष बहुत ही चौंकाने वाला था। उस शक्ति के निशाने पर 75% सिर्फ और सिर्फ स्वरा थी। क्यों? उसी अनजाने में दिए गए इन्विटेशन की वजह से। उस एक वाक्य ने आत्मा को एक झूठा अपनापन दे दिया था। बाकी 15% उसका गुस्सा हॉस्टल मालिकों पर था, क्योंकि उन्होंने सच्चाई छुपाई थी, और 10% सिर्फ बाकी लड़कियों को अपनी पावर दिखाने के लिए था। पंडित जी की वो आखिरी चेतावनी सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। उन्होंने कहा था, अगर वो लड़की थोड़ी सी भी कमजोर पड़ती तो वो साया उस पर पूरी तरह हावी हो जाता और उसे अपने साथ ले जाता। इसके बारे में फिर कभी बात मत करना। सोचिए, स्वरा का वो आध्यात्मिक रूटीन और उसके पिता की सूझबूझ, बस इन्हीं 2 चीजों ने उसे उस हमेशा के लिए बंद जाने वाले जानलेवा बंधन से बचा लिया। आज वो हॉस्टल हमेशा के लिए बंद पड़ा है। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर महज अनजाने में दिया गया एक निमंत्रण किसी को एक अनदेखे साए से इस कदर बांध सकता है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द बोलते हैं, क्या पता उनमें से कौन सा शब्द अंधेरे में सो रही किसी चीज को जगा दे। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं और उस अनदेखी दुनिया के अपने ही नियम होते हैं।